अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8 जनवरी 2024 है। आज की हम प्रेजेंटेशन, आज की वीडियो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के हवाले से। अ, अमूमन तो अब मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स को इस तरह पिक नहीं करता और उस पर प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस तरह से जिक्र करते हैं कि भाई ऐसे शेयर बताए जो अभी अंडर वैल्यूड हो, इरिस्पेक्टिव वो बैंकिंग हो या नॉन एफ हो। तो मैंने बैंकिंग में थोड़ा सा रिसर्च किया आज पूरे दिन, और फिर ये मुझे एक ऐसे शेयर समझ आया जिसमें मुझे लगता है कि पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, और इसकी रीजंस भी मैंने आगे मेंशन किए हैं, जो मैं इसको अभी आगे गो थ्रू करते हैं। एजेंडा की बात की जाए तो एजेंडा में हमारा वही स्टैंडर्ड बैकग्राउंड बताऊंगा, सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, इस करंट प्राइस के बारे में बात करूंगा, प्राइस फोरकास्ट के बारे में बात करूंगा जिसमें मुझे लगता है कि अपसाइड है, और फिर आखिर में मेरा व्यू। बैंक के बैकग्राउंड की बात करें तो आपको सभी को पता है कमर्शियल बैंक है। कर इसकी ब्रांचेस 524 है। मतलब थोड़ा बिट डिटेल में जाओ, उसकी ब्रांचेस 524 है। इस साल के आखिर तक पिछले साल 500 थी, मतलब 24 इंसाफी हुई है। अब इस्लामिक विंडो भी शुरू कर दी इसी बैंक ने, जिसमें इस्लामिक बैंक पिछले साल के 61 ब्रांचेस अब 116 है। और कंपनी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी की हबीब बैंक एजी जूरिश की सब्सिडरी। तो ये बेसिकली इसका कंपनी का बैकग्राउंड था। और फिर अगर सेक्टर के बारे में बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक लास्ट ईयर एक रिवोल्यूशन की एक स्टेटमेंट पास किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, सागदार ने। जिसमें ये बताया था कि बैंक्स के पास 5 ईयर का टाइम है ताकि वो अपने ऑपरेशन को फुली इस्लामिक कर लें और कन्वेंशनल बिजनेस से हट के पूरा इस्लामिक मॉडल लेके आ जाए। तो तमाम, और उसका मेरा ख्याल है नवंबर 2022 में इशू हुआ था स्टेटमेंट, तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया इस बात को। और इसकी तकरीबन और ये बोला था 5 साल में कर ले। ये मैंने इसहाक दार के अल्फाज को मैंने कॉपी पेस्ट किया है न्यूज़ से देख के। तो वो 5 साल इसके 2027 में पूरे होंगे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बैंकें इस्लामिक पे आ गई। इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसको हुआ जो ऑलरेडी इस्लामिक थी, जैसे मीज़ान बैंक ऑलरेडी इस्लामिक बैंक है, कन्वेंशनल है नहीं। तो उसका बिजनेस और ग्रो करने लग गया, कस्टमर्स उसकी तरफ मूव ऑन कर गए। तो सारी बैंक ने, कन्वेंशनल बैंक ने ये सोचा और फिर इस्लामिक विंडो स्टैब्लिश की ताकि कस्टमर उनके पास से भागे नहीं, इनकी इस्लामिक मोड में चले जाए। तो ये बेसिकली सेक्टर अपडेट थी। और सेक्टर अपडेट में एक और चीज़ मैं बताऊँ, इंटरेस्ट रेट अब 20-22% है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी करेक्शन आएगी सेकंड क्वार्टर से, जिसकी वजह से बैंकिंग, ये मैंने मेंशन नहीं किया ये बात यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करेगी इसकी। करंट प्राइस की बात करें, मैंने मजीद इसके ऑपरेशन पे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि, और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया, क्योंकि बैंकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है फॉर्मेट वाइज। तो मैंने आसान अल्फाजों में यहाँ पे इतना मेंशन किया है जो आपको समझ में आ जाए आगे। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सो फार, इन सिंपल अल्फाज। और एक्सपेक्टेड ये है कि मजीद बढ़ेगी। छोटा बैंक है लेकिन इसमें ग्रोइंग की चांस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोइंग फेज में, ग्रोथ फेज में नहीं है, अभी ग्रो हो रहा है। करंटली 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 5 साल का देखें तो इस साल का, अगर 2023 के शुरू में देखो 30 रुपये पे था, आज 55 पे। अभी भी एक्सपेक्टेड ये है कि मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है। उस पर मैं जिक्र करता हूँ अभी। तो 55 पे ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे एनालिस्ट इसको 80 और 79 और 80 का टारगेट बता रहे हैं कि होगा इस कंपनी का। इस शेयर में एक चीज़ है कि ये इसमें इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो लॉन्ग टर्म में, ट्रेडर्स नहीं है, रेगुलर जो बाइंग सेलिंग करता है वो भी नहीं है। और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई बंदा खेलना चाह रहा है तो मैं आई सजेस्ट केयरफुल, क्योंकि वॉल्यूम कम है और शॉर्ट टर्म के लिए वॉल्यूम का मैटर करता है। बाकी प्राइस मैं क्यों समझता हूँ और किस बेसिस पे मुझे लगता है कि 55 से ये 65 तक का है, क्यों मुझे लगता है ये 65 के करीब होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्यों? इसकी वजह एक तो ये कंपनी ने स्पेशली अपने इस्लामिक विंडोज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और हर चीज़ अपनी तमाम न्यू ब्रांचेस इस्लामिक पे कर रही है, प्लस अपनी करंट को इस्लामिक में कन्वर्ट कर रही है, तो जो कि बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा, डिजिटल टूल्स और डिजिटल ऐप पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप मार्केटिंग वगैरह देख सकते होंगे, अपने ख्याल में अभी मेट्रो की सिग्निफिकेंट मार्केटिंग है। पिछले बैंक, दूसरी बैंकों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की। डिजिटल फोकस इनका बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक इस वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शेयर लगता है, स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है या स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लगती है, तो जिसकी बेसिस पे इसमें ग्रो करेगा इनका ऑपरेशन। करंटली 55 पे है और एक्सपेक्टेड ईयर एंड, और इसका ईयर एंड ईपीएस, जो कि इसका ईयर एंड दिसंबर होता है,
अभी तक जो ईपीएस आया है 18 रुपये आया है, 3 क्वार्टर का, 9 मंथ्स का। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो 26 27 या 25 के करीब, 25 से 27 के बीच में इसका ईपीएस होगा। मोस्ट प्रॉब्ली 26 होगा। अगर 26 ईपीएस होगा तो इसका ईपीएस का मतलब है, तो उसका प्राइस एंडिंग रेशियो 2.1 होगा। क्योंकि 55 को आप इससे डिवाइड करो तो आपको अंदाजा हो जाए 2.1 के करीब इसका ईपीएस बनेगा, प्राइस अर्निंग बनेगा। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस साल 2024 में, एक तो मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हुई है। मैं पाकिस्तान इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल थोड़ी सी एक स्टेबल हुई है। तो मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन 10 से 15% की ग्रोथ है इस साल में। ऑल्दो इस साल बहुत कुछ होना भी है, मिसाल के तौर पर इलेक्शन होने, इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस्लामिक बैंक की इम्प्लीमेंटेशन है, कन्वेंशनल का क्लोज डाउन है। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, एक्सपेक्टेशन ये है कि 10% ग्रो करेगी ऑन एन एवरेज ग्लोबली। तो पाकिस्तान बैंक भी उसी का पार्ट है। बाकी प्रॉफिट की बात करें तो अगर कंपनी की सेक्टर ग्रो करे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 10% ग्रो करेगी, और पी रेशो भी इसी बेस पे ग्रो करेगी अपसाइड। तो इस हिसाब से जो उसका अपडेटेड पी रेशो है, उसकी उसकी बेसिस पे हम अगर प्राइस को कैलकुलेट करें ना, तो वो तकरीबन 68 69 बनती है। और एनालिस्ट काफी थोड़े से ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो उनका मानना है कि 78 तक जाएगी। मैं समझता हूँ इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को कंसिडर करके चलना है। पाकिस्तान वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इन एक्सपीरियंस या लेस नॉलेजेबल लोग पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इसमें ऑफसाइड नहीं होगा जितना लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक 65 एक रीजनेबल अमाउंट है, वैल्यू है जो मैं समझता हूँ अचीवेबल है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 6% देता है, और एक्सपेक्टेड है इस साल इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रो किया है। तो इस साल एक्सपेक्टेड ये है, 5 दे चुका है, सितंबर तक एक्सपेक्टेड है मजीद देगा, जो कि 11% बन जाएगा इसका डिविडेंड। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली डिविडेंड देते 5 से 6% डिविडेंड यील्ड है। और इस साल के डिविडेंड के बाद तकरीबन 10 से 11% डिविडेंड यील्ड होगी। तो डिविडेंड वाला शेयर है, मतलब डिविडेंड भी देता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्टेड है इसमें। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये कि काफी लोगों ने बाय कॉल दी, ब्रोकर्स ने। मैं समझता हूँ उनकी कॉल से ज्यादा आप अपनी रिसर्च करके चलें। और उन्होंने प्राइस टारगेट किया 78। आई थिंक दिस इज वेरी हाई, और 65 66 वुड बी रीजनेबल 2024 के आखिर तक। अच्छा, उन मैंने जैसे पहले जिक्र किया 24 में बहुत सारी चीजें होनी है, इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होना है सेकंड क्वार्टर से, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, और नेट प्रॉफिट को इफेक्ट है। डिस्पाइट ये इस बात के, स्टिल मुझे लगता है कि अपसाइड है। और अगर 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 ओवरऑल देखें तो इस पे 55 से जाता है। तो और फिर इसके बाद इसमें डिविडेंड भी देता है 10 से 11%, तो तकरीबन 20 से 21% का रिटर्न दे रहा है साल के आखिर तक। तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं है अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है या पोटेंशियल ढूंढता है कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल बुरा है 20 से 21% रिटर्न शेयर होल्डर्स को। बाकी दो दो रिस्क है जो मैं समझता हूँ मुझे ये जरूर मेंशन करने चाहिए। एक तो इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, हो सकता है क्वार्टर सेकंड क्वार्टर से और ये भी हो सकता है कि सिग्निफिकेंटली फॉल करे, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी मतलब एक टूल है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए, ये एक रिस्क है इस सेक्टर पे और लाजमी होगा। बाकी एक चीज़ थी जो आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में किसी ने इस पे नहीं बताया अभी तक कुछ, है कि फॉरेन गेन, फॉरेक्स गेन, जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस का बैंक्स बना रही है कि उस पर अमूमन तौर पे हिस्टोरिकली उस पर गेन लॉस, इस हिस्टोरिकली इस पे टैक्स होता नहीं था। तो अब नया कानून आया था, कोई चेंजेस आई थी बैंकिंग टैक्स रूल्स में, जिसमें इस तरह से था कि जो भी गेन हिस्टोरिकली बनाया है बैंकों ने वो उस पर भी टैक्स होगा। तो उस पे अभी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो अगर वो, अभी मेरा नहीं ख्याल 2024 में इमीडिएटली इस कैंप आएगा, लेकिन जैसे ही इस पे कंक्लूजन आएगा तो लाजमी ये भी एक अच्छा खासा हिट पड़ेगी बैंक्स पे, तो उनकी प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। तो जस्ट ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए मेंशन किया है कि ये रिस्क है, अभी अनकवर्ड रिस्क है, अभी पता नहीं है ये होगा नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली इसमें बड़े चांसेस है ये नीचे जाएगा, लेकिन ये सेकंड वाला की एक श्योरिटी नहीं है कि कब इस पे एक्शन लिया जाएगा या कब इस पे कंक्लूजन आ जाएगा कोर्ट से। वैसे यही मेरी यही राय है, मेरा यही ओपिनियन है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना है तो 65 वुड बी अ गुड टारगेट फॉर दिस शेयर।
और दिस शेयर ऑन ए ओवरऑल बेसिस ये तकरीबन 20-21% का एक रिटर्न देगा शेयर होल्डर का। मैं खुद बैंक में इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं इस पे खुद इस पे बाय नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई किसी को डिसीजन मेकिंग करनी है, रिसर्च रिसर्च करनी है, तो आई थिंक ये वीडियो से काफ़ी हेल्प आउट होगी कि क्यों ये, खासतौर पर ये स्लाइड से काफ़ी हेल्प आउट होगा क्यों मैं समझता हूँ ये ऊपर जाएगा। और आप भी इसी हिसाब से अपने असेस करें और फिर इस पे बाय एंड सेल करें। जैसे थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। सो अगर कोई चीज़ मिस की हो तो लाजमी मुझे बताएं कमेंट करके, मैं इसको कवर करूंगा। और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, काफ़ी बिहाइंड हूँ मैं चैनल पे, इसलिए मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अब बनाना स्टार्ट कर दिए ताकि चैनल को ग्रो मिले और इंशाल्लाह मजीद मुझे मोटिवेशन हो और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली बनाओ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।